नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों, आज के इस सेशन की हम शुरुआत करें उससे पहले आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की जो प्रिपरेशन है आगामी एग्जाम को देखते हुए बेहतरीन तरीके से हो रही है। ये हमारी बिहार स्पेशल मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस क्लास में हम देखेंगे अगस्त 2025 से संबंधित बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और यहाँ पर सिर्फ प्रश्नों को नहीं देखेंगे बल्कि जो पॉसिबिलिटी है संबंधित तथ्यों को एग्जाम में पूछे जाने की, खास करके इस समय जो बदलता हुआ स्वरूप है, जो पैटर्न है एग्जाम का, उन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। रिलेटेड पॉइंट्स की भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। यानी कि इस क्लास को देखने के बाद आपका अगस्त 2025 का जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की बात अगर हम करें तो ये पूरा का पूरा कवर होगा। कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इससे पहले जितने भी मंथ गुजरे हैं 2022 से अब तक का, सारे मंथ का आपको संग्रह मिल जाएगा। आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा। एप्लीकेशन पे ये कोर्स संचालित हो रहा है, ये विजेता बैच है करंट अफेयर्स का, जो बिहार के सारे एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। एक सुनियोजित तरीके से, एक स्ट्रक्चर वे में जो प्रिपरेशन है किसी भी एग्जाम को लेकर आप करते हैं, तो बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये कोर्स आप सभी लोग जरूर ले लीजिएगा। ये हमारी तरफ से आप सभी को ये रिकमेंडेड है। ये ध्यान रखिए, एक नॉमिनल सा चार्ज पर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा 15% का, जो पहली बार एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड करेंगे तो। अब क्लास की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और आपका समय लेंगे, क्योंकि ये आप लोग ही डिमांड कर रहे थे और इसी आधार पर इसे हमने लॉन्च किया है। देखिए, यहाँ पर बात यह है कि बिहार एसआई एग्जाम, बिहार पुलिस एसआई एक बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। और ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग बोल रहे थे कि सर प्रॉपर करंट अफेयर्स का एक बैच लाइए जिसमें चीज़ों को बेहतरीन तरीके से इस एग्जाम को देखते हुए आप बतलाइए। तो यही वो कोर्स है। हालांकि एक नॉमिनल सा चार्ज हमने यहाँ पर रखा है, ये आपके एग्जाम तक रहेगा। इसमें जो चीज़ें हम आपको देने वाले हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बतला दूं कि कैसे चीज़ें संचालित होगी, फिर उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये डेडिकेटेड कोर्स होगा बिहार पुलिस एसआई एग्जाम के लिए। आपको यहाँ पर पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स का संग्रह मिलेगा प्रिंटेबल फॉर्म में। आप चाहें तो उसे प्रिंट कर सकते हैं या फिर मोबाइल फोन पीसी के जरिए आप उसे पढ़ सकते हैं। और ये सभी वैसे कंटेंट होंगे जो आपको एग्जाम में वहां से प्रश्न देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर सारे जो कंटेंट आपको मिलेंगे उन सभी का ऑनलाइन टेस्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। आप घर बैठे अपने पीसी या फिर अपने मोबाइल से एक ही आईडी पासवर्ड से आप उसको दे पाएंगे। और अगली यहाँ पर फायदा यह है कि इस एग्जाम के लिए यहाँ पर प्रॉपर वे में हम आपको सिलेक्टेड प्रश्नों का नॉन स्टॉप सीरीज देंगे, ताकि एक बेहतरीन जो रिवीजन है वो आपकी हो पाए, कुछ भी यहाँ पर न छूटे। डिस्कशन बेजोड़ होगा और ये चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से हम संचालित करेंगे, हम आपको दावे के साथ बोल सकते हैं कि इतना अच्छा संग्रह आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप लोगों ने हजारों रुपये खर्च करके अगर बिहार एसआई एग्जाम की प्रिपरेशन किया है, तो मेरे कहने पर यहाँ पर एक बात ये जरूर ध्यान रखिएगा, केवल और केवल 229 रुपये में आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी शिकायत हो तो बाद में परचेज करने के बाद भी आप हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम बतलाइएगा। ऐसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, एकदम स्ट्रक्चर वे में यहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी। आप लोग इसको ले लीजिएगा, जितने लोग भी डेडिकेटेड रूप से बिहार पुलिस एसआई एग्जाम की प्रिपरेशन में हैं। ठीक है, तो कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक होगी। चलिए, अब इन सब बातों को छोड़ते हैं, अब सेशन की हम शुरुआत करते हैं। ध्यान पूर्वक पूरा धैर्य बना के इस क्लास को देखिएगा, निश्चित तौर पर यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके बीच है। देखिए, कथन वाला प्रश्न है। अब हमने सीरीज में कुछ बदलाव किया है, कुछ कथन वाले प्रश्नों को भी हम यहाँ पर शामिल करते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जब भी ऐसी बात हो तो सबसे पहले हमें जो कथन दिया गया है उसको हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। पहला कथन है कि प्रत्यय अमृत को बिहार का अगला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। देखिए, ये कथन बिल्कुल सत्य है। और यहाँ पर देखिए, फिलहाल हमसे यहाँ क्या पूछा गया, विचार करें। तो मेरे विचार में ये सही है, तो यहाँ पर हम सही का टिक लगाएंगे। फिर अगला कथन है कि वे 1 सितंबर 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे। क्योंकि आप ये देख रहे हैं अगस्त महीने वाला क्लास, तो उसमें जो घोषणा हुई थी, जो कि आपको ध्यान रखना, 1 सितंबर से उनके पदभार ग्रहण करने को लेकर बात कही गई थी। तो ये भी कथन यहाँ पर सत्य है। और वे झारखंड कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, तो ये भी सत्य है। अब प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। देखिए, जब ये बात हो रही है, तीनों के तीनों कथन हमें सही नजर आया। देख लीजिए कहां पर है,
अच्छा, ये वाला है, सभी कथन सही है। विकल्प नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए अब इस पॉइंट से संबंधित या फिर इस प्रश्न से संबंधित जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जो आपको याद रखना है, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, एक एक करके सभी को देखते हैं। प्रत्यय अमृत जिन्हें आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं, आपको बता दूं कि 1 सितंबर 2025 से बिहार के मुख्य सचिव का पदभार संभालेंगे। अभी सितंबर महीना लगभग, यहां पर आपको मतलब बता दें कि अभी जो हम वीडियो आपको दे रहे हैं सितंबर महीने में दे रहे हैं, तो ऐसे में नियुक्ति इनकी हो चुकी है। तो मौजूदा समय में जो बिहार के मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हालांकि उनकी यह नियुक्ति अगस्त 2025 के शुरुआत में ही हुई थी, लेकिन वर्तमान जो मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, जो एक्चुअली राजस्थान के हैं, इनकी सेवानिवृत्ति अगस्त 2025 में हुई और ऐसे में 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए और नेक्स्ट डे 1 सितंबर से इनका कार्यकाल शुरू होता है प्रत्यय अमृत का, ये ध्यान रखिएगा। और वास्तविक रूप में देखें तो ये अ, बिहार, एक सेकंड, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, बिहार के प्रत्यय अमृत है। मैंने यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर ये गलत है, ये वाला जो कथन है ये गलत है, ये झारखंड कैडर के नहीं होगा, ये बिहार कैडर के होगा। मिस्टेक हो रहा है, ये चीजें हमने पढ़ाया भी था। तो बिहार कैडर होगा, तो देख लीजिए 1 और 2 केवल सही है, तो कथन केवल 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। इस चीज को, ये वाला नहीं होगा, विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इस चीज को थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, 1 और 2। यहाँ पर देखिए वो चीजें मैंने बताया था, यहाँ पर लिखा भी है कि बिहार कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, क्लियर है? थोड़ी गलती हुई थी, इस चीज को हमने सुधार दिया। ये चीजें पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अब एक चीज और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अमृत लाल मीणा 31 अगस्त 2025 को ब्रजेश मेहरोत्रा के स्थान पर बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त हुए थे। ब्रजेश मेहरोत्रा से पहले बिहार के मुख्य सचिव थे आमिर सुबहानी। तो ये क्रम आपको ध्यान अवश्य रखना है, आमिर सुबहानी, फिर ब्रजेश मेहरोत्रा, फिर अमृत लाल मीणा और अब प्रत्यय अमृत। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार होगा क्या कि एग्जाम में आपसे क्रम भी पूछ लिया जा सकता है, तो इन सभी चीजों को लेकर जो इसकी पॉसिबिलिटी है उसको ध्यान रखते हुए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब मुख्य सचिव को लेकर, ऐसे तो ये उत्तर प्रदेश को लेकर जानकारी है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली मुख्य सचिव को लेकर कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। किसी भी राज्य में अगर मुख्य सचिव की बात करें तो राज्य का सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिए। और वह मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की प्रशासनिक या फिर मंत्री परिषद को प्रशासनिक सलाह देता है, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार भी होता है। और जो उनकी नियुक्ति होती है वो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ही होता है। कहीं पर हमने पॉइंट लिखा भी है, देखिएगा यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर मुख्य सचिव की जो नियुक्ति है ये राज्य का मुख्यमंत्री करता है, हालांकि उनका कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ये चीजें भी यहाँ पर समझने योग्य है, ध्यान रखने योग्य है। आइए कुछ और विषय में चर्चा करते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, पर्यटन विभाग की एक रिपोर्ट है, हालांकि ये प्रत्येक 6 महीने पर आती है। अभी इस रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाला डेटा देखने को मिला है। अब ये क्या है उसे समझते हैं। देखिए, पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून 2025 के बीच बिहार में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक किस स्थान पर पहुंचे हैं। अब इस सवाल में इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर विकल्प नंबर सी, राजगीर इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, पिछली बार जब ये रिपोर्ट आई थी, जब हमने आपको पढ़ाया था तो बोधगया पढ़ाया था, लेकिन अब इसको अपडेट कर लीजिएगा। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर राजगीर इसका राइट आंसर है, क्योंकि राजगीर में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, पर्यटन को बढ़ावा देता है और ये इस उपलब्धि को हासिल की है। मतलब इस मामले में अगर हम देखें, कैटेगरी को देखिएगा, विदेशी पर्यटक या फिर विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने में अब जो उभरा है वो राजगीर है। इतना क्लियर है, ध्यान रखिएगा। और इस तरह के जो डेटा होते हैं, आधिकारिक डेटा, वो आपके एग्जाम में प्रश्न का रूप ले सकती है। क्लियर है? आते हैं यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन पे। वो जानकारी आपके बीच हमने रखा है। राजगीर प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर बोधगया, नालंदा इसमें तीसरे स्थान पर। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पर जो इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, राजगीर में अगर हम बात करें शीर्ष विदेशी पर्यटक स्थल में, तो आपको ध्यान रखना है राजगीर में 70,499 विदेशी पर्यटक आए हैं। और फिर उसी प्रकार से यहाँ पर इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना है, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर जो शहर की जो हम बात कर रहे हैं उसमें कौन रहे हैं आगे। तो ये चीज़ें टॉप 3 में आपको ध्यान रखना है। हालांकि पिछले कुछ रिपोर्ट में बोधगया टॉप पर रहा, लेकिन अब जो है राजगीर टॉप पर है। कारण यहाँ पर हमने दर्शाया कि नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्जीवित कार्य, और उसके बाद राजगीर में नई सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और देसी पर्यटक के मामले में पटना शीर्ष पर है,
क्योंकि पटना में ही लगभग कार्य होते हैं। राजधानी है तो पटना इसमें आगे है देशी पर्यटक के मामले में, फिर राजगीर, फिर बोधगया। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिए। और भी कई सारे रीजन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जल्दी वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने को मिल सकता है। अभी बड़ी-बड़ी खेल इवेंट राजगीर में आयोजित हुए हैं, और ये सभी खास करके रीजन है जो इसको टॉप पर लाता है। वो तमाम जो खेल इवेंट हैं, जो बिहार के इतिहास में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, जो बिहार में पहली बार आयोजित हुआ है, उन सभी को इस क्लास में हम देखेंगे प्रश्न के रूप में। अभी बस धैर्य बना के रखिएगा, पूरे क्लास को देखिएगा। वो तमाम चीज़ें यहाँ पर जो हम आपको बतलाएँगे, उससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो जाएगी। चलिए, बिहार राज्य में शहरीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य कैबिनेट ने कौन-सी नई नियमावली को मंजूरी दी है, जो ग्रीनफील्ड और सैटेलाइट टाउनशिप के विकास का आधार बनेगी? ये पहली बार है जब इस प्रकार की कोई योजना बिहार में लाई गई है। इस योजना का नाम, या फिर कोई भी योजना का नाम जो होता है, जो सरकार लाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पर देखिएगा, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली 2025। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पर ध्यान आपको रखना है कि कहाँ-कहाँ पर होगा, ये चीज़ें आगे आपके बीच हमने रखा है। देखिए, बिहार कैबिनेट ने हाल ही में बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली 2025 को मंजूरी दी है, जो राज्य में नए ग्रीनफील्ड और सैटेलाइट टाउनशिप के विकास का एक प्रकार से मार्गदर्शक बनेगी। इस दिशा में इसमें बेहतरीन तरीके से कार्य होगा, और नगर विकास विभाग के अनुसार पटना सहित सभी प्रमंडलीय शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का फैसला किया गया है। नगर विकास विभाग द्वारा पटना सहित जो यहाँ पर पटना सहित जो प्रमंडलीय शहर हैं, प्रमंडलीय शहर का मतलब आप समझे, बिहार में जो 9 प्रमंडल हैं, एक्चुअली वो शहर भी हैं, एक्चुअली वो जिला भी हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें पूर्णिया की, पूर्णिया एक डिवीजन है, एक प्रमंडल है बिहार में। हालाँकि पूर्णिया एक शहर भी है, पूर्णिया एक जिला भी है। तो इस स्थिति में यहाँ पर प्रमंडलीय शहर, यानी कि बिहार में जो 9 प्रमंडल हैं, पूर्णिया, सारण, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना, तिरहुत। एक ट्रिक हमने आपको बतलाया है, पूसा को मुंभा दंपति। पूसे पूर्णिया, सा से सारण, कोसे कोसी, मो से मुंगेर, भा से भागलपुर, दौ से दरभंगा, मौ से मगध, पौ से पटना, ती से तिरहुत। तो ये प्रमंडलीय शहर में आपको ध्यान रखना है, पटना सहित ये सभी प्रमंडलीय शहर में। अच्छा, इससे राज्य में आधुनिक और योजनाबद्ध साथ साथ निवेश समर्थित शहरीकरण को, जो टाउनशिप है, इसको बढ़ावा मिलेगा। और नियमावली का उद्देश्य क्या है? तो 11 प्रमुख शहरों में दिल्ली, नोएडा जैसी टाउनशिप विकसित करना। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। फिलहाल ये चीजें प्रमंडलीय शहरों को लेकर कही जा रही है, कुछ अपडेट आएगी तो वो हम आपको अवश्य बतलाएंगे। प्रश्न के रूप में इतनी जानकारी ध्यान रखिए। 9 प्रमंडल को लेकर जानकारी यहाँ पर है, और ये मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हमने एक ट्रिक आपको बताया था, पूसा को मुंभा दंपति, तो सबसे पहला शब्द है पूसा। तो पूसा में पहले तो आएगा पूर्णिया, फिर आएगा सारण। कहाँ पर है सारण? यहाँ पर। फिर कोसी, पूसा को से कोसी, फिर मुंभा, मु से मुंगेर, भा से भागलपुर, फिर दंपति, फिर आता है दरभंगा, मगध, पटना, तिरहुत। तो ये 9 प्रमंडल है बिहार के, जो कि आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। पूर्णिया, सारण, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना, तिरहुत। अब यहाँ पर उसका विस्तृत रूप आप देख सकते हैं। कई बार होता क्या है कि कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए जो 9 प्रमंडल हम ध्यान रखते हैं, सबसे पहले हमने क्या बताया? पूसा, उसमें आता है पू और सा, पूर्णिया और सारण। तो पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं, और उसका नाम क्या है? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। उसका था सारण, सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। और ये इस तरह से हमने आपके बीच रखा है। आपको ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, हर हाल में आपको बताना पड़ेगा, समझ रहे हैं? एक बेसिक सा पॉइंट है। और सबसे छोटा प्रमंडल है बिहार का बांका, भागलपुर प्रमंडल, जिसमें केवल 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। क्लियर है? इतनी जानकारी ध्यान आप लोग रखेंगे। आते अगले चौथे प्रश्न पे, काफी इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकी देश, एक देश है अफ्रीकी देश गिनी, या फिर यहां पर इस प्रश्न को इस प्रकार से पढ़िए, अफ्रीकी देश या फिर विदेश में रेल इंजन भेजने वाला पहला राज्य कौन है, जहां से अगस्त 2025 में पहली खेप में 4 लोकोमोटिव, यानी कि जो ट्रेन के इंजन होते हैं, वो भेजे गए हैं। और ऐसा करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये बड़ी उपलब्धि बिहार को दर्ज हुई है, जो सारण में जो मड़ौरा रेल इंजन कारखाना, यहाँ की बात हो रही है। तो विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर है। बताइए अपने आप में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है या नहीं? इस प्रकार के प्रश्नों का संग्रह अभी आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पर ये काफी हेल्प आपको करेगा।
आते यहाँ पर इसमें इसके एक्सप्लेनेशन पे। भारतीय रेल और अमेरिकी कंपनी वेबटेक के संयुक्त उपक्रम, इन दोनों का एक प्रकार का ये संयुक्त उपक्रम है यहाँ पर बिहार के सारण जिले के मडोरा में। और यहीं पर आपको ध्यान रखना है, डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है, यहाँ से अत्याधुनिक तकनीक से बनाए जा रहे लोकोमोटिव को निर्यात किया गया, फिर भेजा गया है गिनी में, जो अफ्रीकी देश है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि 2025 में पहली बार इस फैक्ट्री से बने इवोल्यूशन सीरीज का, जो कि नाम आप ध्यान रख सकते हैं, ES43A इस मॉडल के लोकोमोटिव का निर्यात अफ्रीकी देश में किया गया है। और ये कि जो है, मतलब क्षमता की बात करें तो 4500 हॉर्स पावर का उच्च क्षमता वाला मालवाहक इंजन है। और इस जो खास करके समझौता हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि कुल 140 लोकोमोटिव गिनी भेजे जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज समझिएगा, बिहार में बने लोकोमोटिव अफ्रीकी देशों में अब चलने वाला है, और ये पहली खेप भेज भी दी गई है, और एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। और इस तरह के सवाल तो बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान आप लोग रखिएगा। आते हम अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि इस वर्ष 79वां स्वतंत्रता दिवस, 79वां स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पदक, जिसे कि गैलेंट्री अवार्ड भी कहा जाता है, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ भी है गैलेंट्री अवार्ड, से सम्मानित किया गया है। तो कुल मिला के 15 को, 15 पुलिस कर्मी, देखिए कौन से विकल्प में है, विकल्प नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए 79वां स्वतंत्रता दिवस इस बार हम लोग सेलिब्रेट किए हैं, और इस अवसर पर जो सम्मानित पुलिसकर्मी है, बेसिकली जो बिहार से संबंधित है, इसकी संख्या कितनी है, तो 15 है। और इन 15 में से जो आपको ध्यान रखना है, वीरता पदक है, इसकी संख्या 7। वीरता पदक से 7 पुलिसकर्मी को सम्मानित किया गया। फिर सराहनीय सेवा से 6 पुलिसकर्मी को, और उसके बाद आता है विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, तो इससे 2 को। तो 7, 6, 13, 2, 15, कुल मिला के 15 पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार उनकी अद्वितीय योगदान, वीरता और समर्पण के लिए ये दिया गया है। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। हालांकि पूरे भारत से अगर हम देखें तो भारतवर्ष से 1090 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है। लेकिन बात अगर बिहार करंट अफेयर्स की हो, बिहार की दृष्टिकोण से हो, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 15 पुलिसकर्मी को। अब कई बार होता क्या है कि कोई पदक से संबंधित वो नाम आपसे पूछ लिया जाता है कि उन्हें कौन सा पदक मिला है। इसको लेकर एक सूची यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। जैसे गैलेंट्री अवार्ड यानी कि वीरता पदक की सूची यहाँ पर है, इसमें 7 आपको दिखेगा। फिर सराहनीय सेवा पदक, इसमें 6 नाम आपको दिखेगा। और फिर आता है विशिष्ट सेवा पदक, इसमें 2 नाम आपको दिखेगा। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। हालांकि ये चीजें हम आपको पीडीएफ में जरूर उपलब्ध कराएंगे एप्लीकेशन पे। चलिए आते हैं अगले छठे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप या फिर महिला चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है, वो किसने जीता। ध्यान रखिए महिला वर्ग में ये खास करके रग्बी जो खास करके चैंपियनशिप है, एशियन रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप। तो इस कैटेगरी में महिला वर्ग में जो खिताब है वो चाइना ने अपने नाम किया है, यानी कि गोल्ड मेडल चाइना ने इसमें अपने नाम किया है। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, विकल्प नंबर सी, यानी कि चाइना। अच्छा, अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि बिहार में कई बड़ी प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई है, उन सभी की जानकारी धैर्य रखिए, अभी हम देखेंगे। फिलहाल बात कर रहे हैं एशियन रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप 2025 की। तो चाइना इसमें शीर्ष स्थान पर रहा महिला वर्ग में। यहाँ पे देख लीजिए, पहले ये चीज ध्यान रखिए, 8 से 10 अगस्त 2025 को ये प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। और ऐसे में ध्यान आपको रखना है कि ये पुरुष और महिला दोनों वर्ग की टीम इसमें भाग लेता है। 9 देशों की कुल 16 टीमें भाग ली थी। और ये पहली बार था जब बिहार की मेजबानी में ये राजगीर में आयोजित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसी कई प्रतियोगिता को लेकर अभी हम आपको जानकारी देंगे जो बिहार में पहली बार आयोजित हुआ है। विमेन्स कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो स्वर्ण पदक चाइना ने अपने नाम किया, फिर रजत जो है ये हांगकांग, और कांस्य मिला जो भारत को उज्बेकिस्तान को हराकर, यानी कि उज्बेकिस्तान चौथे स्थान पर रहा। मेंस कैटेगरी में हांगकांग, श्रीलंका और मलेशिया क्रमशः आपको ध्यान रखना है प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी कि गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज। इस सूची को ध्यान आपको रखना है। और इस प्रतियोगिता का जो शुभंकर है, इसको आपको ध्यान रखना है, शुभंकर क्या, अशोक है, अशोका है, जो कि ये खरगोश से प्रेरित है। जो आप चेहरा देख रहे हैं, जो फेस देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि खरगोश है, खरगोश से ही प्रेरित है। नाम है अशोका। यहाँ पर देखिए इसके पोशाक में भी लिखा हुआ है अशोका।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उन सारे जानकारी में से कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि इस प्रतियोगिता के लिए जो भारतीय राष्ट्रीय टीम थी रग्बी वाली, इसमें ध्यान रखना है कि बिहार के 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था राष्ट्रीय टीम में, जिनमें 4 लड़कियां थीं, 2 इसमें लड़के थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिला वर्ग में पटना की आरती, मुजफ्फरपुर की गुड़िया कुमारी, सुपौल की अंशु कुमारी और नालंदा की अल्पना कुमारी। पुरुष वर्ग में पटना के सागर और गोल्डन कुमार। ये चीज ध्यान रखें। अच्छा, शुभंकर को लेकर यहाँ पर लिखा भी गया है कि शुभंकर अशोक और ये खरगोश से प्रेरित है। तो इतनी बातों को फिलहाल यहाँ पर एशियन रग्बी सेवनस चैंपियनशिप से संबंधित आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो बिहार राजगीर की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुआ। और एक बात और है कि बिहार के खेल मंत्री कौन है, एक लल्लन टॉप सा प्रश्न है, इतनी बार मैंने आपको बता दिया, पढ़ा दिया है, आपके दिमाग में सेट होगा कि सुरेंद्र मेहता है। अब बिहार में इस समय बड़ी प्रतियोगिता जो आयोजित हुई है, सबसे पहले 11 से 20 नवंबर 2024 तक पिछले साल जो राजगीर में हॉकी एशिया कप जो आयोजित हुआ था महिला वर्ग वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका शुभंकर था गुड़िया, जो कि राजकीय पक्षी जो है गौरैया, उससे प्रेरित है। फिर 20 से 25 मार्च तक पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इसका शुभंकर भीम था, जो कि पशु गौर बाइसन से प्रेरित। और बिहार की मेजबानी में पहली बार 4 से 14 मई 2025 तक ये 5 जिला, जिसमें पटना, नालंदा, गया, बेगूसराय और भागलपुर में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? तो 7वां एडिशन था। और हमने चीख चीख कर कई बार आपको बोला है कि इतनी जो प्रतियोगिताएं बिहार में, 5 से 6 प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहली बार अभी हाल ही में 2025 में आयोजित हुआ है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे और परिणाम आपको एक देखने को भी मिला। जो बात यहाँ पर हम कर रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की, आप अंदाजा लगाइए, आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा संस्करण है, तो 7वां है। कहाँ पर ये आयोजित हुआ? तो ऐसे में विकल्प में होता बिहार होता या फिर कोई और राज्य होता, लेकिन पूछा क्या गया कि बिहार में मतलब कहाँ पर आयोजन हुआ, ये प्रॉपर जो जिला है वो पूछा गया था। यहाँ पर देखिए बीपीएससी फील्ड असिस्टेंट वाले एग्जाम में ये पूछा गया था कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी पहली बार बिहार में की गई और वे अधिकतर किन शहरों में आयोजित किए गए। ये प्रश्न आई होप आपको शायद दिख रहा होगा, लेकिन बहुत छोटी है, मे बी ना दिख रहा हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखिए, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि वे अधिकतर किन शहरों में आयोजित हुआ। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न था, देखिए कितना डीप में जाके पूछा। अब शहर का नाम 1-2 रहता तो याद रहता है, 5 शहर, क्योंकि सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो पॉसिबिलिटी कुछ भी पूछे जाने की है, समग्र रूप से तैयारी होगी तो चीजें बेहतर होंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, इसका शुभंकर क्या था? आप यहाँ पर इसके शुभंकर को देख सकते हैं, गज सिंह। ये चेहरा आपको दिख रहा है, गज सिंह, यानी कि हाथी और सिंह का प्रतीक है। ये चीजों को यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने लिखा भी था गज सिंह, देख रहे हैं, गज सिंह इसका शुभंकर है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बीपीएससी एईडीओ एक बड़ी वैकेंसी है, पहली बार बिहार में आई है। आप लोग फॉर्म फिल कर दिए होंगे, मुझे लगता है कि कोई भी यहाँ पर मिस नहीं किए होंगे, सभी को फॉर्म फिल करना भी चाहिए था, लेकिन अब ये जो डेट है समाप्त हो चुकी है। एक बड़ी वैकेंसी है और एक सुनहरा अवसर है। और ऐसे में जितने भी लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन में, जितने भी व्यक्ति लगे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एप्लीकेशन पे, बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे पूरे सिलेबस का, जो इसमें खास करके एग्जाम के सिलेबस की बात करें, जो 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, इसका प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट और इसका पीडीएफ, ये तमाम चीज़ें आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। ये टेस्ट सीरीज वाला ही कोर्स है, इसमें आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से मिलेगी। और प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट है उसका भी हमने आपके लिए व्यवस्था किया है। तो सभी चीज़ें एप्लीकेशन पे आपको मिलेगी। और ये जो संग्रह है, टेस्ट सीरीज बहुत जगह आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर वे में सुनियोजित तरीके से एकदम पेपर वाइज आपको मे भी हो सकता है कहीं ना मिले। तो एक नॉमिनल सा चार्ज पर हम आपके लिए उपलब्ध कराए हैं। आपको एप्लीकेशन पे जाना है और अच्छी तरीके से इसमें आप चाहे तो अपने पीसी में आप टेस्ट दे सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू हमारा वही आईडी पासवर्ड रहेगा जो आपका एप्लीकेशन पे रहेगा। आप चाहें तो इसका पीडीएफ को प्रिंट करके आप उसमें भी टेस्ट दे सकते हैं। तो तमाम सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध है इस कोर्स में, इस बात को ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि बिहार राजगीर में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 सेवनस चैंपियनशिप 2025 के लिए शुभंकर यानी मस्कट का नाम क्या है? देखिए वही प्रतियोगिता जो अभी हम पिछले प्रश्न में जानकारी आपको दे रहे थे।
हमने क्या बतलाया, इसका शुभंकर क्या है? देख लीजिए, विकल्प है रघुवीर, वीरू, अशोक या फिर रैबिट। आपको ध्यान में आ गया होगा, जब इसको देखे तो ये अशोका इसका शुभंकर हो जाएगा। ये किससे प्रेरित है? हमने आपको बतलाया था खरगोश से प्रेरित है। यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन में वो चीजें दिया गया होगा, देख रहे हैं। शुभंकर इसका अशोक है, जो खरगोश से प्रेरित है, जो कि रग्बी की तेजी और चुस्ती का प्रतीक है। और ये नाम जो है, ये सम्राट अशोक से प्रेरित है, जो कि नेतृत्व और दृढ़ संकल्प का प्रतीक माना जाता है। 1 अगस्त 2025 को पटना में ये शुभंकर का, जो खास करके अशोक है, इसे लॉन्च किया गया था और लोगों का अनावरण नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। इस चीज को ध्यान आप लोग रखेंगे। ठीक है, 9 से 10 अगस्त 2025 को इसका आयोजन हुआ। अब आता है यहाँ पर अगले प्रश्न पे। अच्छा, वही सारी जानकारी है, चलिए मैं इसे थोड़ा यहाँ पर स्किप करता हूँ। चलते अगले प्रश्न पे। राजगीर बिहार में आयोजित, अच्छा एक प्रश्न और भी इससे संबंधित है, इसको देख लेते हैं। अंडर 20 चैंपियनशिप में बिहार के कितने खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम दोनों वर्गों में शामिल थे? यानी कि पुरुष और महिला दोनों वर्गों के संदर्भ में एक्सप्लेनेशन में हमने आपको बताया कि 6 खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में शामिल था, जिनमें 4 थी लड़कियां या फिर महिलाएं और 2 पुरुष कैटेगरी में। तो कुल मिला के पूछा गया दोनों वर्गों को मिलाकर, तो 6 खिलाड़ी इसमें शामिल थे। विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, उसका वर्णन यहाँ पर भी हमने किया है, इसको आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न में, ये चीजें अभी हम आपको बतला चुके हैं। चलिए, हाँ यहाँ पर, अच्छा ये स्लाइड लगता है रिपीट हुआ है क्या? हाँ, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। चलिए, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से बिहार के कितने शिक्षकों को, अच्छा बिहार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? एक सेकंड, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा। अभी अगस्त महीने वाला क्लास देख रहे हैं, तो क्वेश्चन जो तैयार हुआ था अगस्त में ही तैयार हुआ था, सितंबर में आप ये क्लास को देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ये जाएगा शब्द दिख रहा है। एक्चुअली यहाँ पर अगर अभी की बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो अब यहाँ पर आप कर सकते हैं कि सम्मानित किया गया है कितने शिक्षकों को। तो ऐसे में 2025 में बिहार के 3 शिक्षक को सम्मानित किया गया, तो विकल्प नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जो हम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात कर रहे हैं, ये एक हॉट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पिछले साल 2 शिक्षक को बिहार से सम्मानित किया गया था, लेकिन 2025 में इस बार 3 शिक्षक का नाम हमें इसमें देखने को मिलता है। इन तीनों शिक्षकों में आपको ध्यान रखना है, किशनगंज की कुमारी निधि, कहाँ की? तो किशनगंज की। और फिर सुपौल के दिलीप कुमार और नालंदा के डॉक्टर प्रमोद कुमार का नाम इसमें शामिल है। हालांकि सामान्यतः हर बार बिहार सरकार जो सूची भेजती है पुरस्कार के लिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए, ये 6 नाम भेजती है। पिछले 4-5 वर्षों से अगर हम देखें, जो मैं एक्चुअली पढ़ा रहा हूँ, तो 6 नाम की ही सूची भेजा जाता है। तो यहाँ पर वो चीज़ें, उसके बाद चयन जो हुआ 3 शिक्षकों का हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। हालांकि पूरे भारतवर्ष से कुल मिला के 45 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, वो यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है इस वाले पॉइंट में, जिसमें 45 में से 3 जो शिक्षक हैं ये बिहार के हैं। पिछले साल जो 2 शिक्षक सम्मानित हुए थे, उनमें आपको ध्यान रखना, मधुबनी की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और कैमूर के शिक्षक सिकेंद्र कुमार सुमन। मीनाक्षी कुमारी को पेड विमेन के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ों को ध्यान यहाँ पर आपको रखना है। इस उपलब्धि को लेकर इनके एक, मतलब अगर बात करें इसको एक प्रश्न के रूप में, तो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि अब ये पुराना हो चुका है, ज़्यादा संभावना है कि ये 2025 वाला ही शिक्षक पुरस्कार पूछा जाए। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस भारतीय शहर में देश के सबसे बड़े यूनानी चिकित्सा कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है? यूनानी चिकित्सा कॉलेज में अगर हम देखें, तो सबसे बड़ा जो कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, देश का सबसे बड़ा, तो वो राजधानी पटना में। अब इसको समझिएगा, देखिए बिहार की राजधानी पटना में देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा पद्धति कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, या फिर यूनानी चिकित्सा कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। और पटना में कहाँ पर? तो नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास 264 करोड़ की लागत से। एक चीज ये ध्यान रखिएगा। अब निर्माण लक्ष्य है कब तक का? 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और कॉलेज किस प्रकार का होगा? तो यूनानी चिकित्सा प्रणाली पर आधारित, यानी कि तिब्बी से, यूनानी चिकित्सा प्रणाली को शॉर्ट में तिब्बी भी कहा जाता है। तिब्बी शब्द जो है, इसका प्रयोग विशेष रूप से यूनानी चिकित्सा प्रणाली के लिए होता है।
इसको थोड़ा डिटेल में और समझिएगा। यह एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है जिसका मूल आधार यूनान यानी कि ग्रीस, साथ साथ अरब और फारस के प्राचीन चिकित्सा परंपराओं पर आधारित है। इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे क्योंकि एक प्रश्न के रूप में ये चीजें तो ध्यान आपको रखना ही रखना है। कहाँ पर बन रहा है? तो पटना में। लेकिन जो तिब्बी यानी कि जो यूनानी चिकित्सा पद्धति है, अगर हम इसे विस्तार में देखें, इसे समझें, तो ये आखिर होता क्या है। देखिए, यहाँ पर वो चीजों को बाकायदा आपको समझाने के लिए है। ये जरूरी नहीं कि ये चीज एग्जाम में पूछा जाए, मतलब यहाँ पर इस स्लाइड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक जानकारी स्वरूप इसको देखिएगा। देखिए, भारत में यह मुस्लिम शासकों के जमाने में आए थे। भारत में अगर हम देखें तो मुस्लिम शासकों के जमाने में ये आए थे। यह मानती है कि शरीर में 4 रस होते हैं जिनमें खून, बलगम, इसके बाद पित्त और काला पित्त, ये 4 रस इसके आधार पर होता है। और इन रसों का संतुलन बिगड़ जाने से शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है, डिजीज उत्पन्न होती है। और हर व्यक्ति का मिजाज यानी कि जो उनका स्वभाव है अलग होता है, मतलब ये 4 रस के कारण है। और उसके अनुसार दवा और खान पान तय किया जाता है। अगर मतलब इसमें कुछ चीजें देखने को मिलता है तो दवाएं और खास करके यहाँ पर खान पान पर विशेष ध्यान रखा जाता है। अच्छा, यूनानी चिकित्सा खासकर गैस, गठिया, त्वचा रोग, साथ ही साथ पाचन की समस्या, जो कई लोगों में गैस्ट्रिक की समस्या हो जाती है, गैस्ट्रिक की समस्या, साथ ही साथ लीवर जैसी पुरानी बीमारियों में ये असरदार मानी जाती है। मुख्य रूप से इन सारे रोग में देखने को मिलता है इसका बेनिफिट। यूनानी चिकित्सा पद्धति या फिर यूनानी पद्धति शरीर को प्रकृति के साथ संतुलन में रखने की कोशिश करती है, जिससे बीमारी जड़ से ठीक हो सके। टेम्परेरी नहीं, मतलब अच्छी तरीके से जड़ से वो समाप्त हो सके, उसकी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, कॉल आ गया था। चलिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देख रहे थे, ये तो क्लियर हो गया। चलिए, अब यहाँ पर हम आते हैं अगले प्रश्न पे। और ये प्रश्न है कि बिहार की सविता देवी, जिन्हें स्वतंत्रता दिवस की शाम राष्ट्रपति भवन में डिनर के लिए आमंत्रित किया गया, किस योजना के लिए जिसकी वे लाभार्थी? ऐसे तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये प्रधानमंत्री आवास योजना है। लेकिन अगर 2 विकल्प में प्रधानमंत्री आवास योजना दे दिया जाए और एक में रहे रूरल यानी कि ग्रामीण और दूसरा में रहे अर्बन यानी कि शहरी, तो ऐसे में जो राइट आंसर होगा ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन होगा। विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, बिहार करंट अफेयर्स में जिस प्रकार के प्रश्न हम आपको बतलाते हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल भी मन में संदेह मत रखिएगा। अगर आप हम पे भरोसा करते हैं तो किसी भी एग्जाम का प्रश्न पत्र उठा के ले लीजिए, आप वो मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए जो पीछे हो चुका है। मैं उसको उसको लेकर प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दे दूंगा कि प्रश्न कितना बने वहां से। बीपीएससी एग्जाम में रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं लगभग प्रश्न पूछे गए हैं। 70वीं में तो कमाल हो गया था, केवल एक प्रश्न ही ऐसा था, हालांकि थोड़ी चर्चाएं हमने किया था, लेकिन थोड़ा सा वो अलग पूछा गया था। ठीक है, तो वो सवाल हमने नहीं बताया था 100%। लेकिन 11 में से 10 प्रश्न और टोटल आपको 38 में से 35 प्रश्न हमने आपको पढ़ाया था, क्लास में बतलाया था, उसका पीडीएफ भी हमने आपको दिया था और ये प्रूफ भी आपको हमने कई बार दिया है। वो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। डेली करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है, जो बोर्ड पीडीएफ, जो डेली क्लास चलती है, उसका पीडीएफ आप सभी के लिए निःशुल्क है। एप्लीकेशन पे होम पेज पर एक डेली करंट अफेयर्स नाम करके एक टेस्ट सेक्शन बना है, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट। उसमें टेस्ट को जब आप ओपन करेंगे तो वहीं पे बगल में, टेस्ट के बगल में ही एक पीडीएफ का आइकन होगा, वहां पर आप देखेंगे तो वहां से आप उसे प्राप्त कर सकते हो। वहां पर भी इसका प्रूफ मिल जाएगा, क्लास का स्क्रीनशॉट उसमें हमने डाला हुआ है। चलिए, अब ध्यान दीजिए, बात जो हम कर रहे थे सविता देवी की, मसौड़ी पटना की रहने वाली है और एक विधवा महिला है जो शुरुआत में अपने शुरुआती दिनों में झोपड़ी में रहा करते थे। जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का जो पहला चरण था, इसमें आपको ध्यान रखना ये लाभ इनको मिला और पक्का घर का निर्माण कराई। और ऐसे में यहाँ पर ये लाभ जो इन्हें मिला, आसपास के लोगों को, खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में, मतलब इन्होंने उत्कृष्ट कार्य इस दिशा में किया कि ताकि और भी लोगों को इससे हेल्प हो, तो इसकी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने और शहरी गरीबों को लाभ दिलाने में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना, इसी योगदान के कारण उन्हें 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के शाम अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इन्हें तो सविता देवी की, जो कहाँ की रहने वाली है, मसूरी पटना की। अतः वे 15 अगस्त की शाम द्रौपदी मुर्मू की मेहमान थी और द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्रम के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है, 15वीं राष्ट्रपति है।
और अगर हम बात करें महिला राष्ट्रपति में, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहला तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो ओवरऑल 12वीं राष्ट्रपति थी भारत की। लेकिन अभी हाल ही में एक नियुक्ति हुई है, भारत की 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सीपी रामकृष्णन। ये चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आते हैं यहां पर अगले प्रश्न पे। बिहार की सबसे कम उम्र की बिहार की सबसे कम उम्र की और 2 बार निर्वाचित मुखिया, जिन्हें 15 अगस्त 2025 को लाल किले पर सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा पूजा कुमारी, जो गया की रहने वाली है। इसको यहां पर हम डिटेल में देखेंगे, उससे पहले तस्वीर में जो आप देख रहे हैं यही है पूजा कुमारी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार के गया जिले के गरारी पंचायत की ये वर्तमान में मुखिया है। अब इस चीज को समझिएगा, 2021 में मात्र 20 वर्ष की उम्र में मुखिया पद का ये चुनाव जीती थी, लेकिन न्यूनतम आयु पूरी न होने के कारण जो चुनाव परिणाम था वो रद्द करना पड़ा, क्योंकि न्यूनतम आयु पंचायत चुनाव को लेकर 21 वर्ष है। यहां पर हमने लिखा भी है कि भारत में ग्राम पंचायत चुनाव या फिर ग्राम पंचायत प्रमुख या फिर मुखिया की बात करें तो उसके लिए उम्मीदवार को कम से कम 21 वर्ष की आयु पूरी करनी आवश्यक है। तो ये चुनाव परिणाम जो था वो अमान्य घोषित किया गया। इस आधार पर यहाँ पर चीजों को ध्यान रखिए। लेकिन फिर दिसंबर 2023 में उम्र सीमा पूरी होने के बाद उन्होंने उपचुनाव में दोबारा जीत हासिल की और अपने पंचायत के क्षेत्र में कई प्रशंसनीय कार्य भी किया, और इसी उपलब्धि को लेकर अभी हाल ही में ये सम्मान इन्हें मिला है। तो इन सारे बातों को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है कि वे वर्तमान में बिहार की सबसे कम उम्र की 2 बार निर्वाचित मुखिया के रूप में प्रेरणा स्रोत है। तो इतनी जानकारी फिलहाल ध्यान रखना है। दोनों जो प्रश्न अभी ये वाला पूजा कुमारी वाला और यहाँ पर सरिता देवी वाला कुछ इसी प्रकार का है, जो सम्मान को लेकर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ये इतना क्लियर है। अगला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा निम्नलिखित में से कहा हाल ही में 5 अगस्त 2025 को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान पार्क का उद्घाटन किया गया, फिर उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो ऐसे में ध्यान आपको रखना है, राइट आंसर होगा पटना में भी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। कौन से विकल्प में पटना है? तो विकल्प नंबर बी में। अतः विकल्प नंबर बी यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब ध्यान दीजिए, देश रत्न कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और इन्हीं के नाम पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान पार्क पटना बना है। 5 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में इसका उद्घाटन हुआ। और उद्देश्य क्या है? तो बिहार के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों और सतत सांस्कृतिक विरासत के सम्मान देने हेतु एक भव्य स्मारक उद्यान की स्थापना। राजेंद्र प्रसाद भारत में या फिर बिहार में जन्मे, सिवान में इनका जन्म हुआ था, जीरादेई नामक ग्राम में। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ। और जीरादेई जो सिवान जिले में जहाँ पर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में उस स्थल को तीर्थ स्थल की संज्ञा दिया था। एक कथन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि जीरादेई को किसने तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान आप लोग रखिएगा। फिलहाल ये पार्क को लेकर इतनी ही जानकारी इंपॉर्टेंट है, जो पटना में भी हाल ही में उद्घाटन हुआ है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेकर जो जानकारी इंपॉर्टेंट है, जहां में पूछे जा सकते हैं, वो यहाँ पर आपके बीच है। आप इन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1984 को बिहार के सिवान जिले की जीरादेई में हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, और वे एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 कार्यकाल 1950 से लेकर 62 तक लगातार ये 2 कार्यकाल संभाले थे। कहने का सेंस यहाँ पर यह है, कई बार आपसे अगर ये पूछा जाता है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, पहले तो जानते हैं राजेंद्र प्रसाद है, फिर दूसरे कौन थे? तो दूसरे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। इस चीज को ध्यान यहाँ पर आपको रखना है। इन्हीं के कार्यकाल में अगर हम देखें तो भारत रत्न की शुरुआत भी हुई थी 1954 में। कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में वे सक्रिय रहे थे, यानी कि एक्टिव रहे थे। 1934 के बॉम्बे सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। 1934 में बिहार में सबसे बड़ा भूकंप आया था अब तक का, जो कि एक विनाशकारी भूकंप था। पूछा हुआ प्रश्न है बीपीएससी एग्जाम में। अगला कि उनके स्थल को, जन्म स्थल को, यानी कि जीरादेई को महात्मा गांधी ने तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। क्लियर है? एक्स्ट्रा फैक्ट में तमाम चीजों को आप ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला है यहाँ पर 49वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कथन वाले प्रश्न है, जो अभी हम ये वाला पॉइंट आपको करवा रहे हैं, इस तरह का जो कथन वाला जो पॉइंट है, किसने ये कथन दिया, किसका ये स्टेटमेंट है, इस तरह का जो नवीनतम जो ट्रेंड है वो एग्जाम में बढ़ता जा रहा है, एग्जाम में प्रश्न का रूप लेती है ऐसी चीजें। अगला कि 49वें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकियों के संदर्भ में कौन सा मिलान है सत्य। हमें सत्य मिलान की यहाँ पर पहचान करना है, कौन सा मिलान यहाँ पर सत्य है, यही पूछा गया है। देखिए, पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार, और यहाँ पर पुरस्कार किस विभाग को दिया गया है उसे देखते हैं। पहला मिला है शिक्षा विभाग को, दूसरा मिला है गृह विभाग को और तीसरा मिला है कृषि विभाग को। तो ऐसे में तीनों के तीनों सही है। हमारा फाइनल आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी विकल्प सत्य हैं। अब केवल इतना ही रख के आपको काम नहीं चलेगा, इसका थीम क्या है, किस थीम पर यह झांकी आधारित थी, वो चीजें भी यहाँ पर आपको देखना है, समझना है। इसको एक बार देखते हैं। देखिए, प्रथम 3 पुरस्कार जो खास करके कुल मिला के 13 विभागों में से मतलब झांकी रही, 13 झांकी, इसमें प्रथम 3 स्थान पर रही। इसमें पहला है शिक्षा विभाग, जो कि पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार, अपने सपने सच करता बिहार, ये शिक्षा विभाग की झांकी इस थीम पर आधारित थी, जिसे पहला पुरस्कार मिला है। यहाँ पर उसी झांकी की तस्वीर को आप देख रहे हैं। फिर इसमें दूसरा पुरस्कार हमें दिखता है गृह विभाग का, जो बिहार अग्निशमन सेवा आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम इस थीम पर आधारित थी। तीसरे स्थान पर रही कृषि विभाग की, जहाँ की हर भारतीय के थाल में बिहार का एक व्यंजन, इस थीम पर आधारित थी। आपसे एग्जाम में थीम भी पूछा जा सकता है, प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। अब इस अवसर पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 15 पुलिसकर्मी, ये तो जानकारी हम आपको दे चुके, ये सम्मानित हुए हैं, जिनमें कि यहाँ पर कैटेगरी भी है वीरता पदक इन गैलेंट्री से 7 और सराहनीय से 6 और विशिष्ट सेवा से 2 पुलिसकर्मी को। अब ध्यान दीजिएगा, जो प्रथम 3 पुरस्कार है या फिर प्रथम 3 जो झांकी है, जैसे कि शिक्षा विभाग और इसके बाद गृह विभाग और साथ साथ कृषि विभाग, ये आप यहाँ पर प्रथम 3 विभाग की झांकी देख रहे हैं कुल 13 विभागों में से। अब ये कंप्लीट सूची झांकी और थीम की आपके बीच है। ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर ये झांकी है। उसके बाद यहाँ पर अन्य और झांकियों के बारे में जानकारी है। अब ये इतना जोर देके हम आपको इसलिए भी बतला रहे हैं क्योंकि कई सारी चीजें, जैसे कि ऊर्जा विभाग की जो झांकी थी वो किस थीम पर आधारित थी, तो प्रति माह 125 यूनिट निशुल्क बिजली। ये चीजें ध्यान आप लोग रखेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, एक वीडियो कुछ समय पहले जब फ्री बिजली की बात कही जा रही थी, तो उसमें नीतीश कुमार की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं सदन में कि फ्री में बिजली नहीं देनी चाहिए, भले ही उसको सस्ता कर देना चाहिए, लेकिन फ्री में नहीं देनी चाहिए। बहुत वायरल हुई थी जब ये फेक न्यूज पहले सर्कुलेट हुए थे। लेकिन कुछ दिन बाद हमें ये देखने को मिलता है कि बिहार सरकार ये घोषणा कर देती है। ऐसे बहुत सारी घोषणाएं हुई है, चुनावी वर्ष है, तो समझ लीजिए कि एक चुनावी वर्ष का ही एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि उसी का एक प्रभाव है। सभी वर्गों को ध्यान रखा गया, और ऐसे में ये जो फ्री यूनिट बिजली की बात कही गई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कई सारे विभाग की झांकी को लेकर यहाँ पर जानकारी है, सभी को ध्यान रखेगा, जो 49वें स्वतंत्रता दिवस पर निकाली गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य दवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में लगातार 11वीं बार देश में शीर्ष स्थान पर आया। ऐसे तो लंबे समय तक राजस्थान पहले स्थान पर रहा था, लेकिन अब पिछले 11 बार से हर महीना ये रिपोर्ट आती है, और अगस्त में जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर बिहार, आपको ध्यान रखना है, लगातार 11वीं बार देश में शीर्ष स्थान पर आया। एक चीज यहाँ पर समझने योग्य है, वो ये चीज है कि ये जो रिपोर्ट अभी हम आपको बतला रहे हैं, ये अगस्त 2025 का है। ध्यान रखिएगा, हर महीने ये रिपोर्ट आती है, और ये है अगस्त 2025 वाला। चलिए, उसके बाद यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन में वही सारी चीजें जो बात हम कह रहे हैं इसको लेकर यहाँ पर वही दर्शाई गई है। एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर ये हो जाएगी कि प्रथम स्थान पर बिहार, दूसरे पर राजस्थान और पंजाब तीसरे स्थान पर। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, एक लल्लन टॉप प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे। क्लियर है, इतनी जानकारी ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया, ये प्रतियोगिता का नाम है एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता। अभी तो हम चर्चा कर रहे थे ना, भारतीय महिला टीम ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि कांस्य पदक जीता है। तो आंख मूंद के आंसर मार दीजिए विकल्प नंबर सी, और वही सारी चीजें। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, दर्शाया भी गया है ब्रॉन्ज मेडल उज्बेकिस्तान को हराकर। चलिए, अच्छा, ये चीज वही दर्शाई गई है। यहाँ पर इसका जो शुभंकर है वो क्या है, अशोका है, खरगोश से प्रेरित है।
नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 22 अगस्त 2025 को गया जी में कितनी लागत वाली 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? एक चीज समझिएगा, सबसे पहले इसका आंसर हम देखते हैं। आंसर हो जाएगा 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि हमने गया जी शब्द लिखा है। आपको मालूम होना चाहिए कि गया शहर का नाम बदलकर अब गया जी कर दिया गया है। और जो अभी हाल ही में बिहार के किसी उत्पाद को जीआई टैग मिला है, वो गया से ही संबंधित है। पत्थर कट्टी कला, यानी कि बोल सकते हैं आप स्टोन आर्ट। तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नवीनतम उत्पाद है बिहार का स्टोन आर्ट, जैसे कि जो गया से संबंधित है, जीआई टैग मिला है। अब ध्यान दीजिए, अभी 22 अगस्त 2025 को गया जी बिहार के एक दिवसीय दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहाँ पर 13,000 से अधिक करोड़ रुपए की लागत वाली 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। और ये जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं। और इसी में आपको ध्यान रखना है कि गया नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। साथ ही साथ बेगूसराय में ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल का भी लोकार्पण किया। बताइए कितनी इंपॉर्टेंट है इस तरह के उद्घाटन, और जो नींव रखी जाती है वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पर? तो गया जी में एक दिवसीय दौरे पर यहाँ पर थे। अगला प्रश्न है कि बिहार के राजगीर में पहली बार आयोजित हुए या फिर आयोजित होने वाले हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का जो आयोजन है, किस अवधि में होगा? अब ये अगस्त में इसकी शुरुआत हुई थी 29 अगस्त को, और समाप्त हुआ 7 सितंबर को। अब प्रश्न में संशोधन की जरूरत है। ये कब आयोजित हुआ? तो आयोजित हो चुका है। दक्षिण कोरिया को हराकर भारत ने खिताब को अपने नाम किया है। ये चीजों को ध्यान रखिएगा। आयोजन जो हुआ था 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर शुरू हुआ था, और 7 सितंबर 2025 तक चला। इसको लेकर कुछ जानकारी आपके बीच यहाँ पर है, देखिएगा। ये 12वां संस्करण था, और आयोजन तिथि को ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो राजगीर में। और ये भी प्रतियोगिता बिहार के इतिहास में पहली बार आयोजित हुआ। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये कौन सा है? तो हीरो एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप, ठीक है। अब ये 12वां एडिशन था, और इसका शुभंकर क्या है? तो चांद है। और ये किससे प्रेरित है? तो भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ यानी कि टाइगर से प्रेरित है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इससे पहले इसी प्रतियोगिता का महिला वर्ग वाला जो आयोजित हुआ था, ये 11 से 20 नवंबर तक पहली बार बिहार की मेजबानी में ये भी राजगीर में ही आयोजित हुआ था। इसका शुभंकर था गुड़िया, जो कि राष्ट्रीय पक्षी गोरैया से प्रेरित है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, गोरैया की बात हुई है तो प्रत्येक वर्ष विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो विश्व गोरैया दिवस मनाया गया है, उसका थीम क्या है? और ट्रिब्यूट टू नेचर से टाइनी मैसेंजर, यानी कि प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि। और बिहार की राष्ट्रीय पक्षी गोरैया है, इस बात को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न पे। ये कथन वाला प्रश्न है, उसी प्रतियोगिता से संबंधित। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हॉकी एशिया कप 2025 का जो आयोजन है, ये पहली बार राजगीर बिहार में किया गया। ये कथन है यहाँ पर, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। यह टूर्नामेंट 29 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शुरू हुआ था। ये भी सत्य है। तीसरा है कि टूर्नामेंट का जो शुभंकर ये चांद है, जो कि भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के रूप में है, तो ये भी यहाँ पर सत्य है। तीनों के तीनों कथन जो है 1, 2 और 3, यानी कि हमें क्या पूछा गया है? सही विकल्प चुने, तो सभी कथन सही है। यही तो इसका फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्य देखिए, वो चीज हमने आपको बतला दिया है। यहाँ पर एक कथन के रूप में प्रश्न को एक अलग सिरे से हमने देखा, इसको ध्यान रखिएगा। वही सारी चीजें यहाँ पर दर्शाई गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पूर्व राज्यपाल का 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया? ये बिहार के भी राज्यपाल के रूप में सेवा दिए थे, जो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समय वहां के राज्यपाल थे। और काफी इंपॉर्टेंट है, नाम इनका है सतपाल मलिक, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए डिटेल में इन सारे तथ्यों को थोड़ा मतलब समझते देखते हैं। 5 अगस्त 2025 को उनका निधन हुआ। बात हम कर रहे हैं सतपाल मलिक की, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। अच्छा, वे राजनीति के एक वरिष्ठ और चर्चित नेता रहे थे। वे जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल थे जब यह एक राज्य के रूप में था। बात हम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। लेकिन यहाँ पर एक डेट आपको ध्यान रखना है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करते हुए
जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कब? तो 5 अगस्त 2019 को ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था और बिहार ही साथ साथ इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल के रूप में भी वह सेवा दिए थे। सतपाल मलिक बिहार के 28वें राज्यपाल के रूप में सेवा दिए थे। एक चीज यहाँ पर समझिएगा, 5 मार्च को यहाँ पर 5 मार्च नहीं बल्कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगस्त के 5 अगस्त 2025 को उनका निधन हुआ है। ठीक है, 5 अगस्त 2025 को इनका निधन हुआ और 5 मार्च 2019 को इसी तिथि को 19 में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, इतनी बातें यहाँ से समझने योग्य है, ध्यान रखने योग्य है। इतना क्लियर है? हाँ, अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। अच्छा, एक बात और, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तस्वीर में 2 स्वास्तिक आपको दोनों साइड दिख रहा है और बीच में ये बोधि वृक्ष है। तो ये बिहार के राजकीय चिन्ह को इंगित कर रहा है, 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष। इतनी बातें क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ अतिरिक्त बिंदुओं में और हम चर्चा करेंगे सतपाल मलिक को लेकर। उनका जन्म 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे भारतीय संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। 2018 से 19 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे और वे जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल थे। वीवीआई पॉइंट में आप रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि 5 अगस्त 2019 को वे उनके कार्यकाल के दौरान ही मतलब 370 हटाया गया था धारा, और जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 370 की जो बात हम कर रहे हैं, और ये भारत के इतिहास का एक नया फैसला था जो कि 5 अगस्त 2019 को उनके ही कार्यकाल में हुआ था। ये चीज़ें भी एक प्रश्न के रूप में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है और ठीक इसी दिन 2025 में उनका निधन हुआ था। एक सेकंड रुक जाइएगा, मेरी बेटी परेशान कर रही है, देख रहे हैं इसे, या देख लीजिए, बहुत परेशान कर रही है। भाई फिर हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो। बाहर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, तो यहाँ पर एसी चलती है ना, तो इसको इस रूम से मतलब एसी का आदत पकड़ लिया, तो जाना ही नहीं चाहती है, अभी परेशान कर रही है। चलो यहाँ पे खड़ा रहो, तुम खेलो बेटी, खेलो बेटी, हम काम करते हैं, ठीक है, क्लास है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, हम बात कर रहे थे इसके बारे में, ठीक इसी दिन 2025 में 5 तारीख को ही इनका निधन हुआ, 5 अगस्त को। तो यही चीज़ें अभी हम डिस्कस कर रहे थे। चलिए, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिसको लेकर हम चीज़ों को देखेंगे। किसी भी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और वे एक प्रकार से राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होते हैं। सामान्यतः 5 साल का ये कार्यकाल होता है और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 153 के तहत होती है। लेकिन एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना है, जो खास करके राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत करता है, नियुक्ति का जो प्रावधान है वो 153 में किया गया। रुको बेटे, ऐसे मत करो, तुम खेलो, इधर इधर खेलो, इधर खेलो, सॉरी, एक जरा सा रुकिएगा। हाँ, तो फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत करता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होना ये अनिवार्य यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि राज्यपाल को शपथ राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, ये चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखना, समझना है। उसके बाद आइए संबंधित तथ्यों में देखते हैं चीज़ों को यहाँ पर, जैसे कि वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल है, ये भी तो एक सवाल किया है ना। तो राज्यपाल वर्तमान में बिहार के आरिफ मोहम्मद खान, तो विकल्प नहीं बल्कि यहाँ पर ये राज्यपाल को लेकर चीज़ों को ध्यान रखिएगा, आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल हैं। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित 19वीं इंडिपेंडेंस कप ऑल इंडिया कराटे प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितना पदक जीता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे में बिहार के खिलाड़ियों ने यहाँ पर अगर हम पदकों की बात करें तो कुल मिला के 6 पदक अपने नाम किए हैं। विकल्प कौन सा होगा? तो विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वही चीजें यहाँ पर दर्शाई गई है। यहाँ पर जिन 6 खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है उसको लेकर ऐसे तो यहाँ पर सूची आपके बीच हमने ये रखा ही है विजेताओं में। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, जो बात हम कर रहे हैं इस पे एक चीज हमने कहीं मेंशन किया, हाँ, यह प्रतियोगिता में बिहार के नालंदा जिले के एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट एंड स्पोर्ट्स जोन से जुड़े हुए ये कुल 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और सभी ने शानदार प्रदर्शन किया, 6 पदक अपने नाम किया, जो बिहार के लिए गर्व की बात है। और 3000 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे। तो ये चीज़ों को यहाँ पर समझना, ध्यान रखना है। ये ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम दिल्ली में आयोजित हुआ था 19वीं इंडिपेंडेंस कप ऑल इंडिया कराटे प्रतियोगिता। चलिए, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा
22 नंबर प्रश्न की हाल ही में 23 अगस्त 2025 को बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, भिखारी ठाकुर पुरस्कार को लेकर अगर हम बात करें सम्मान को, तो श्रीराम तिवारी को ये सम्मान दिया गया। ऐसे तो अभी हाल ही में जो पुरस्कारों का वितरण हुआ है, ये कंप्लीट जानकारी अभी आपके बीच है। इसको एक बार डिटेल में देखने का प्रयास कीजिएगा, चीज़ों को समझिएगा। जो विजेता सूची है 2024 23 से 24 को लेकर यह है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 23 अगस्त को ये 12 साहित्यकारों व संस्थाओं को हिंदी से भी सम्मान के तहत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें आप देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर पुरस्कार, बीपी मंडल पुरस्कार, नागार्जुन पुरस्कार, फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार, महादेवी वर्मा पुरस्कार, ऐसे ही कई सारे पुरस्कार है। लेकिन ये प्रश्न हमने आपसे पूछा ये भिखारी ठाकुर पुरस्कार को लेकर। आपसे कोई भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भी अराइज हो सकता है। हमने भिखारी ठाकुर वाला पूछा है, तो सबके लिए प्रिपेयर रहिएगा। एक अंक आपको चाहिए तो याद रखना पड़ेगा दोस्त, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे। अगस्त 2025 में निम्नलिखित में से कहां स्पेस हेरिटेज इन इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो इसका जो आयोजन है अभी हाल ही में जो किया गया है, वो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में। विकल्प नंबर कौन सा होगा? तो विकल्प नंबर डी यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बातों को यहां पर थोड़ा समझते हैं। 23 अगस्त ये दिन आपको ध्यान रखना है अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है, कहीं तो हमने लिखा है। अच्छा, अगले स्लाइड में हम इसको देखेंगे, ये नया घोषणा जो हुई थी पिछले साल। चलिए, 23 अगस्त 2025 को पटना स्थित श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में स्पेस हेरिटेज इन इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, और इस प्रदर्शनी में भारत की स्पेस यात्रा और इसरो की जो नवीनतम उपलब्धियां हैं उसको दर्शाया गया यहाँ पर। और इसमें आर्यभट्ट उपग्रह, जो कि आपको ध्यान रखना है, यहाँ आर्यभट्ट उपग्रह से लेकर चंद्रयान, वो नवीनतम गगनयान तक के खास करके जो मिशन है, इसकी झलकियों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। विशेष रूप से जो हमने लिखा है कि भारत की जो अब तक की स्पेस यात्रा रही है और जो इसरो की उपलब्धियां रही है, इसको यहाँ पर शामिल किया गया। तो इन सारे बातों को ध्यान आपको रखना है। अच्छा, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में है, जो विश्वमान भवन है उसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और वो गांधी मैदान के खास करके उत्तर पश्चिमी कोने में है। इस चीज को ध्यान आपको रखना है। और पटना में अभी हाल ही में अब जो यहाँ पर हमने लिखा है कि एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी या फिर सेंटर बन रहा है, एक्चुअली इसकी शुरुआत हो चुकी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि ये बना है, अब बन रहा नहीं बल्कि बना है, यहाँ पर ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इतना क्लियर है? उसके बाद अब यहाँ पर जो स्पेस डे की हम बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। भारत सरकार ने 23 अगस्त 2024 को पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया था। अब सवाल यह है कि क्यों घोषित किया था? क्योंकि 14 जुलाई 2023 को जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, आपको मालूम है ना, लॉन्च हुआ था। उसके पश्चात जब हमें देखने को मिलता है कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा के सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर वो लैंड किया था, और वो सफलतापूर्वक लैंडिंग थी। कोई देश पहली बार साउथ पोल पर उतरा था, और चौथा देश बना अपना भारत चंद्रमा पर उतरने वाला, और पहला ऐसा देश जो चंद्रमा के साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था कि अंतरिक्ष दिवस के रूप में 23 अगस्त को मनाया जाएगा, और 2025 में 23 अगस्त को ये दूसरी बार अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। इन बातों को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वो तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि अंतरिक्ष में अगर हम देखें तो अंतरिक्ष की दुनिया में या फिर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक है, ये विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और यही चीजें तो यहाँ पर हमने लिखा है, तस्वीर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इनकी अभी 6वीं जयंती मनाई गई है, और ये इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना में इनकी जो योगदान है, जो महत्वपूर्ण जो कार्य है, ये हमेशा एकदम से स्मरणीय रहेगा। इनका योगदान इसमें रहा था, और इसका जो मुख्यालय है इसरो का, वो बेंगलुरु में है। ये आपको ध्यान रखना। स्थापना इनके ही नेतृत्व में 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अच्छा, चंद्रयान 3 को लेकर यह जानकारी है, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था LV-M3M4 रॉकेट के जरिए। रॉकेट का नाम LV-M3M4 रॉकेट के जरिए ये लॉन्च हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। और ये लॉन्चिंग के समय इसरो के जो अध्यक्ष थे, ये एस सोमनाथ थे। कौन थे? एस सोमनाथ। और इसको लेकर आइए कंप्लीट जानकारी जो है वो हम देखने का थोड़ा प्रयास करते हैं। इसमें खास करके जो इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे वो हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले ये ध्यान रखिए, वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष हैं ये वी नारायणन है, ठीक है, वी नारायणन। अब कंप्लीट सूची यहाँ पर आपके बीच रहेगा। अच्छा, संबोधन में नरेंद्र मोदी ने उस स्थान को जहां पर विक्रम लैंडर जो लैंड किया था उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा था। ऐसा हमने यहाँ पर, जैसे कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर था विक्रम लैंडर था, यहाँ पर देखिए कहीं पर लिखा गया है
हाँ, शिव शक्ति पॉइंट उसी स्थान को कहा था जहां पर ये लैंडर लैंड हुआ था। नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त को अपने संबोधन में कहा था। अब इसके अतिरिक्त जो बात हम कर रहे हैं चंद्रयान की, तो 1, 2 और 3 इसमें ये जानकारी दिया गया है कि कब लॉन्च हुआ था, लॉन्चिंग के समय इसरो के चीफ कौन थे और वो किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था। जैसे कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ LV-M3-M4 रॉकेट के जरिए, उसी प्रकार से चंद्रयान 1 PSLV XL-C2 के जरिए और GSLV-M2 के जरिए चंद्रयान 2 और LV-M3-M4 के जरिए चंद्रयान 3। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, सूर्य के अध्ययन को लेकर जो एक मिशन लॉन्च हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए उसका नाम क्या है। वो यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए कि वो है क्या। ठीक है, सूर्य के अध्ययन को लेकर। अब अगला प्रश्न है कि इस राज्य सरकार ने 2025 में जेपी सेनानी योजना के अंतर्गत आपातकाल, जो खास करके 1975 से 77 के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों की पेंशन राशि को दोगुना करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्चुअली ये यहाँ पर प्रश्न है, देख लीजिए। अगर यहाँ पर हम देखें इसको, तो ये घोषणा अभी हाल ही में बिहार सरकार ने क्या है, उसने तो बिहार ने। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास कीजिए। वास्तव में ये जो खास करके पेंशन राशि दोगुना की गई है, किस प्रकार ये कितनी से कितना किया गया है, इसको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, बिहार सरकार ने हाल ही में जेपी पेंशन योजना, बिहार सरकार ने हाल ही में जेपी पेंशन खास करके पेंशन है, जेपी सेनानी पेंशन योजना, इसके अंतर्गत जो मिलने वाली जो राशि है पेंशन की राशि, उसे अब दोगुना कर दिया है। अब जो बेनिफिट मिलने वाला है, यहाँ पर ध्यान आप रखेंगे, एक सेकंड रुकिएगा। बेनिफिट जो अब मिलने वाला है, जो 6 माह से अधिक जेल में रहने वाले खास करके हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। जो बात हम कर रहे हैं आपातकाल के दौरान जो 6 माह से अधिक जेल में रहे थे, उनको खास करके 15,000 से 30,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। और 6 माह से जो कम रहे थे, उनको लेकर अगर हम देखें, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 7500 से बढ़ाकर ये 15,000 किया गया है। और बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2009 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर किया था। जो आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। आपको ध्यान रखना, 1970 के दशक में जेपी आंदोलन जो चलाया गया था, आपको ध्यान रखना, संपूर्ण क्रांति एक प्रकार आंदोलन का नाम था, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग का जो मतलब श्रेय जाता है, वो जयप्रकाश नारायण को ही जाता है। उस दशक में खास करके केंद्र में जो इंदिरा गांधी की सत्ता थी, उन्हें उखाड़ फेंकने की दिशा में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब बेसिकली यहाँ पर जो जेपी सेनानी पेंशन योजना की हम बात कर रहे हैं, तो बिहार के जो खास करके बात यहाँ पर करें हम राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की, तो वे भी इस योजना के लाभार्थियों में से एक हैं। तो इस चीज को ध्यान यहाँ पर आपको रखना है। जयप्रकाश नारायण को लेकर जो इनकी लोकप्रियता थी, जिस वजह से इन्हें लोक नायक की संज्ञा भी दिया गया था, यहाँ पर देखिएगा वो संबंधित पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसका वर्णन आपके बीच हमने किया है। आइए इन सारे बातों को यहाँ पर हम देखते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा बिहार में हुआ था। 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध, ये चीज अभी हम आपको बतला रहे थे, विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए उन्हें जाना जाता है। केंद्र में जो उनकी सरकार थी, उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान उनके द्वारा किया गया था। और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये चीजों को ध्यान रखिएगा। साथ ही समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया। एक जानकारी जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है, 9 नवंबर 1942 को वे हजारीबाग केंद्रीय कारागार से अपने 5 साथियों के साथ 17 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए थे। और नेपाल में इसी दौरान जब नेपाल गए थे, वहां पर आजाद दस्ते का गठन किए थे। इस चीज को ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण के साहस और देशभक्ति के प्रशंसक थे। और ये डेट इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त 1942 को, जब वो हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार हुए थे 17 फीट ऊंची दीवार को फांद करके। ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। वो नेपाल चले गए थे, वहीं पर आजाद दस्ते का गठन किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इस चीजों को यहाँ पर ध्यान रखना, समझना है। उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों में से सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी में
जानकी मंदिर की आधारशिला रखी है। ये बिल्कुल सत्य है। जानकी मंदिर पुनर्विकास परियोजना की लागत जो है लगभग 883 करोड़ रुपए है। ये भी बिल्कुल सत्य है। अगला है कि इस परियोजना का डिजाइन राम मंदिर के प्रमुख वास्तुकार ने तैयार किया है। तो ये भी यहाँ पर सत्य है। जो संरचना आप यहाँ पर देख रहे हैं, यही ये एक प्रकार की जो बातें हम कर रहे हैं कि सीतामढ़ी में ये आधारशिला रखी गई है, ये इसका रोड मैप आप बोल सकते हैं। और इसमें राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पर सत्य है। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, नीतीश कुमार से संबंधित। 15 अगस्त 2025 को बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सर्वाधिक बार तिरंगा फहराने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। 14 बार का जो रिकॉर्ड था अब तक का, वो श्री कृष्ण सिंह के नाम था, 14 बार का रिकॉर्ड। लेकिन अब जो है 19 बार का रिकॉर्ड बना। यही तो पूछा गया है कि इस अवसर पर उनके मुख्यमंत्री के रूप में गांधी मैदान में तिरंगा फहराने का कौन सा क्रम था? तो सर्वाधिक 19वीं बार इन्होंने यहाँ पर तिरंगा फहराया है। और 9 बार नीतीश कुमार 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। लेकिन एक भी बार पूर्ण बहुमत के साथ स्वतंत्र रूप से, अगर हम मतलब उनकी बात करें, उनकी पार्टी की बात करें, मतलब पूरी तरह से बहुमत के साथ सरकार नहीं बनाई, गठबंधन में ही हमेशा सरकार बनी है। तो इस चीज को भी ध्यान यहाँ पर आपको रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से बिहार के किस नदी पर बने एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन किया गया है? तो ये पुल जो है ये गंगा नदी पर बना, जिसका उद्घाटन अभी किया गया। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, इस समय बिहार में पिछले अगर हम 6 से 7 या फिर 8 महीने की बात करें तो कई सारे पुल और कई सारे ब्रिज, और साथ ही साथ यहाँ पर खास करके जो बिहार में मरीन ड्राइव आदि बहुत सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर खबरों में रही है। मतलब मरीन ड्राइव तो खास करके उसका उद्घाटन को लेकर भी जो जेपी गंगापथ मरीन ड्राइव है, साथ ही साथ वहाँ पर अभी 2025 में खास करके भारतीय वायुसेना का एरोबोटिक्स शो सूर्य किरण आयोजित हुआ था, और उन सारे वजह से भी खबरों में है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जो पुल या फिर ब्रिज का, तो उसमें एक नाम आपको ये भी दिखेगा, जो खास करके पटना में जो कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल जो पटना से वैशाली तक है, उसको लेकर भी चीजें हमने आपको बतलाया, वो भी खबरों में रहा है। तो वो सारी चीजें एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसी दौरान यहाँ पर उसी तरह का एक और है, पटना के मोकामा, या फिर यहाँ पर मोकामा ओंटा से बेगूसराय के सिमरिया के बीच गंगा नदी पर बना ये 6 लेन का एशिया का सबसे चौड़ा ब्रिज है। ये 2017 में इस ब्रिज का निर्माण को लेकर शिलान्यास किया गया था। उद्घाटन 22 अगस्त 2025 को किया गया है। ये एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन वाला ब्रिज है। ये आपको ध्यान रखना किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। ये किन 2 जिलों को जोड़ेगा? तो पटना को बेगूसराय से। इन बातों को ध्यान रखिएगा। निर्माण लागत आदि को लेकर यहाँ पर चर्चाएं की गई है, और इसमें 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन भी शामिल है इस पुल में। और ये भारत व एशिया की सबसे चौड़ा 6 लेन पुल है, जो 34 मीटर चौड़ा है, और यह राजेंद्र पुल के समानांतर है। ये बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि एशिया की सबसे चौड़ी 34 मीटर ब्रिज है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और ये एक्स्ट्रा डोज केबल आधारित तकनीक पर बना है, जिसमें पुल का जो भार होता है वो केबल पर आता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की संरचना में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये चीजों को यहाँ पर आप ध्यान रखिए। चलिए उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले एक ब्रिज हमने आपको बताया था, कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल। इसका आंशिक उद्घाटन आपको ध्यान रखना कब हुआ था? ये चीजें हमने दिखा है कि 23 जून 2025 को नीतीश कुमार द्वारा जो उद्घाटन हुआ पटना से राघोपुर के बीच। राघोपुर एक जगह है, वो एक प्रकार से आप बोल सकते हैं आइलैंड है बिहार में, छोटा सा, वो पहली बार सड़क मार्ग से जुड़ा है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना। ये भी जो ब्रिज है कच्ची दरगाह बिदुपुर, ये भी गंगा नदी बना है, और ये किसको जोड़ेगा ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, पटना से वैशाली को जोड़ेगा। अभी तो थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर भी रहे थे, कुछ इस प्रकार से है। चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्न पे कि बिहार सरकार ने हाल ही में कितने जिलों में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोलने की योजना बनाई है? ऐसे अब तक 13 जिले में ये संचालित हो रही है। अब इसमें 12 और जिलों में शुरू करने को लेकर बात कही गई है। तो ऐसे में जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो होगा विकल्प नंबर, कौन सा? विकल्प नंबर ए हो जाएगा। देखिए वो चीजें यहाँ पर आपके समक्ष है कि जो अन्य 12 जिलों में खोला जाएगा, इनमें आपको ध्यान रखना है नालंदा, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, कटिहार, सहरसा, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज। हालांकि ये नाम उतना आपको ध्यान नहीं रखना, बस इतना ध्यान रख लीजिए, नाम याद रखना, बहुत टेंशन है। 13 में पहले से संचालित था, 12 और जोड़ा गया है, और 13 में जहां पर है वो चीज यहाँ पर दर्शाई गई है।
चलिए इतना क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न, अगला प्रश्न है यहाँ पर यह है कि बिहार के किस जिले के मकरंदा गांव के निवासी अरविंद अचल हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के डेवलपमेंट एम्पायर पैनल में सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। देख रहे हैं ये रो रही है। तो यहाँ पर देखिए एक दो प्रश्न और है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा, अरविंद अचल की जो हम बात कर रहे हैं ये किस जिले के रहने वाले हैं। और देखिए एक हिंट यहाँ पर दिया गया है, मकरंदा गांव के निवासी हैं। और ऐसे में इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, ध्यान दीजिएगा, विकल्प नंबर डी, यानी कि दरभंगा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आईसीसी ऐसे भी एक बड़ी मतलब खास करके संस्था है, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, जहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है कि बिहार और झारखंड के बीच बन रही पंडुका पुल हाल ही में खबरों में है, बताएं कि इसका निर्माण किस नदी पर हो रहा है। ध्यान रखिए पंडुका पुल की बात करें बिहार और झारखंड के बीच, तो ये सोन नदी पर, विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको लेकर जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसमें सबसे बड़ी बात जो हमें देखने को मिलता है, जो 150 किलोमीटर की जो दूरी है, अब ये 2 से 3 किलोमीटर हो जाएगी इसके निर्माण के बाद। समझ रहे हैं, 150 किलोमीटर की जो दूरी घूम कर आते थे, अब वो 2 से 3 किलोमीटर हो जाएगी। 3 से 4 घंटा लगने वाला यात्रा का समय अब केवल 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। ठीक है। इसमें कुछ बातें और भी आपको ध्यान रखना, जो टेंडर था पहले किसी और को दिया गया था, लेकिन अब फिर किसी और को दिया गया। वो समस्या ये थी कि जो निर्माण हो रहा था पिलर में दरार आ गई, तकनीकी कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए एक नए सिरे से सोन नदी पर इसका निर्माण फिर से शुरू हुआ है। इस वजह से ये खबरों में है। और आपको ध्यान रखना है किस नदी पर, सोन नदी पर। रीजन यही था कि जो चीजें यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, इसके बाद नए सिरे से इसका मतलब शुरुआत हुआ है। पुल का शिलान्यास नितिन गडकरी द्वारा 14 नवंबर 2022 को किया गया था। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुष्का सिंह बिहार के औरंगाबाद जिले की छात्रा है, जो कि यंग साइंटिस्ट इंडिया प्रतियोगिता में ऑल इंडिया 5वीं रैंक हासिल की है। ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। बात हम कर रहे हैं अनुष्का सिंह की, ये कथन यहाँ पर सत्य है। अनुष्का सिंह जो है कक्षा 8 की छात्रा है, और यह जो खास करके आप उपलब्धि की बात कर रहे हैं, तो यह उपलब्धि हासिल करने वाली बिहार की पहली लड़की बनी है। ये भी सत्य है। और उन्हें यह उपलब्धि के लिए तमिलनाडु के जो शिक्षा मंत्री हैं, मौजूदा शिक्षा मंत्री, उनके द्वारा सम्मानित किया गया। तो ये भी कथन यहाँ पर सत्य है। तो तीनों के तीनों यानी कि सभी विकल्प यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। अनुष्का कुमारी को यहाँ पर आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। तो इतनी जानकारी यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था, कौन सा कथन सही है, तो विकल्प नंबर डी। चलिए अब यहाँ पर ये सेशन आपका एंड हो जाता है। आज के इस सेशन का ये प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। हालांकि ये सितंबर महीने का है। पटना उच्च न्यायालय में नए यानी कि 46वें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। वो नाम आपको बताना है कि वो नाम क्या है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। और जो जानकारी हमने आपको दिया था ये तमाम कोर्स को लेकर, जैसे कि बिहार पुलिस एसआई को लेकर जो हम एक कोर्स आप लोगों की डिमांड पर हमने लॉन्च किया है, इसको आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। कंप्लीट जो प्रिपरेशन है करंट अफेयर्स की यहाँ से आपकी हो जाएगी। आपको अदर कहीं जगह पे भटकने की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स का ये विजेता बैच है, ये लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। ये वाला तो एग्जाम तक ही रहेगा। आपके पास दोनों है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको लगे। और उसके बाद यहाँ पर ये करंट अफेयर्स का बीपीएससी मेंस को लेकर एक कोर्स है, आप लोग चाहें तो इसे भी ले सकते हैं। वो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं। तो अब यहाँ पर हम सेशन को समाप्त करते हैं और थोड़ा मतलब समय लेंगे। मैं अपनी बेटी से आपको मिला दे रहा हूँ। चलो बेटे, बाय कर दो, बाय कर दो सबको, बाय कर दो, बाय करो, बाय करो, हाँ बाय करो। देखो फोटो आ रहा ना, करो बाय, करो 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 करो। चलो बाय करो, बाय करो, बाय करो। हाय कर दो सबको, हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो। तुम करती है ना, बोलती है ना, करो अभी, करो करो, जल्दी करो, जल्दी करो करो जल्दी, करो जल्दी, जल्दी करो, हम गुदगुदी लगा देंगे तो। करो, हाँ कर दी ना। चलिए, तो इसका नाम हमने रखा है त्रिशा। आप लोगों से मैंने पूछा था। ये लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है इनका, देख रहे हैं। बहुत बदमाश है। अभी आदत पड़ा है एसी वाले रूम में रहने का। एसी का आदत मैं लगने नहीं देना चाहता, लेकिन गर्मी बहुत है। क्लास के टाइम ही हम चलाते हैं, ऐसे तो कभी नहीं। तो ये मतलब इसको आदत इतना पकड़ चुका है कि मतलब इसी रूम में ही रहना पसंद करते हूँ। तो दोस्तों फिर कभी मुलाकात कराएंगे इनसे, बहुत लाडली है। बाद में फिर कभी मुलाकात कराएंगे हम। फिलहाल सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। बेटी एक बार फिर से बाय कर दो, अंकल को बाय कर दो, दीदी को बाय कर दो, सबको बाय बाय कर दो, बाय बाय करो।
करो, 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 करो। बाय, बाय। बाय, बाय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।